So, very good evening to all of you. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन से संबंधित आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का महत्व आपको पता है। अल्टीमेटली आपका रैंक, आपका सिलेक्शन ये मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के एग्जामिनेशन के मार्क्स के कंबाइंड बेसिस पे डिसाइड होता है। जैसे आपको पता है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी इन दोनों भाषाओं में जो है आप प्रश्न देख सकते हो और उसके बेसिस पे आपके मार्क्स वहाँ पे होंगे। तो वहाँ पे लैंग्वेज का विशेष इशू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर इंग्लिश में बहुत सारी दिक्कत है तो एटलीस्ट आप हिंदी में उससे संबंधित प्रश्न को देख सकते हो और उसका उत्तर वहाँ पे लिख सकते हो। अब मेंस एग्जामिनेशन इज द अल्टीमेट एग्जामिनेशन जो आपका जो है फ्यूचर डिसाइड करेगी। डिस्कशन के शुरुआत में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि सर इंग्लिश में जो है हमें दिक्कत होती है, तो मैं मराठी में ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या, मैं हिंदी में दे सकता हूँ क्या। जैसे आपको पता है पॉइंट नंबर 1, आप जो है शेड्यूल 8 में जो 22 भाषाएं हैं, जिसमें मराठी भी है जिसमें हिंदी भी है, इन भाषा के अंतर्गत आप यूपीएससी के मेंस का एग्जामिनेशन का पेपर आप दे सकते हो। इसके बारे में तो आपको जानकारी है। जो पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो तो इंटरव्यू और सिविल सर्विसेज मेंस ये अलग अलग भाषा में दे सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन अगर मराठी में दी है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मराठी में दी है, हिंदी में दी है, कन्नड़ा में दी है, और अगर आप इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहते हो तो दैट इज़ पॉसिबल। यानी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू ये अलग अलग भाषा में दिया जा सकता है। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि सिविल सर्विसेज मेंस आपने लिखने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने इंग्लिश में दे दिया, लेकिन इंटरव्यू जो है वो मैंने मराठी में दे दिया, तो अलग अलग भाषा में जो है दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। नॉट ओनली दैट, मोर इम्पॉर्टेंट, सिविल सर्विसेज मेंस के मुख्यतः 3 प्रकार के पेपर है। जैसे आपको पता है, एक है लैंग्वेजेस का पेपर, इंग्लिश और जो सेकंड लैंग्वेज है माइट बी मराठी माइट बी हिंदी। तो इंग्लिश का पेपर तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, मराठी का पेपर मराठी में देना पड़ेगा। लेकिन बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट्स है जिसमें जनरल स्टडीज़ है और जिसमें आपका ऑप्शनल पेपर है, तो यहाँ पर भी अगर आप जनरल स्टडीज़ का पेपर मान लो मराठी में देना चाहते हो और अगर ऑप्शनल का पेपर आप इंग्लिश में दे सकते हो, तो इससे संबंधित भी आप इस तरह का बदलाव कर सकते हो। यानी जनरल स्टडीज़ का पेपर आप एक लैंग्वेज में और ऑप्शनल का पेपर आप दूसरे लैंग्वेज में दे सकते हो। ऐसा नहीं जमेगा कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जो है मैं मराठी में दूंगा, 2 जो है वो हिंदी में दूंगा, 3 जो है वो इंग्लिश में दूंगा। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। सारे के सारे जनरल स्टडीज़ के पेपर एक भाषा में और ऑप्शनल का पेपर मान लो आप इंग्लिश में या दूसरी भाषा में आप वहाँ पे दे सकते हो। और ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, अगर आप वर्ष 2020 का यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन होता है, यूपीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जिसमें डिटेल में हर एक चीज़ दी हुई रहती है कि कितने वैकेंसीज है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जामिनेशन किस तरीके से रहेगा, वहाँ पे अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो और उसको अगर आप समझोगे तो ये 2 चीज़ें मैंने जो आपको कही है वो आपको वहाँ पे दिखाई देगी। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो हाईलाइट करने जा रहा हूँ कि सिर्फ भाषा की वजह से आपके मन में जो डर है कि मैं मराठी में या हिंदी में प्रिपरेशन करना चाहता हूँ ना कि इंग्लिश में, तो फिर मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं। अगर आपकी इच्छा है और इस तरह का बदलाव आपको सूट करता है तो आपने फॉर्म भरने से पहले ही, यानी यूपीएससी के मेंस के फॉर्म भरने से पहले ही इस तरह के बदलाव आपके फॉर्म में आपने मेंशन करने चाहिए और उस तरीके से जो है यू कैन गो अहेड विद दैट। तो 2020 का जो यूपीएससी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है उसको अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो ये चीज़ आपके ध्यान में वहाँ पे आ जाएगी। ये मैंने दूसरा पॉइंट बोला और आपके मन में का जो डाउट होगा वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, ये सारा डिस्कस करने के बाद में भी स्पेशली जिन्होंने अभी अभी यूपीएससी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना शुरू किया है उनके लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर पॉसिबल है तो आप इंग्लिश में ही यूपीएससी मेंस का प्रिपरेशन आप कीजिए। इसके पीछे बार बार मेरा कहना यही है, इसलिए
क्योंकि यूपीएससी के स्टैंडर्ड का जो मटेरियल है, जो रेफरेंस बुक्स है, वो मैक्सिमम बुक्स आपको इंग्लिश भाषा में अच्छे मिलेंगे। मराठी में कुछ हद तक है, लेकिन जितना मटेरियल आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा यूपीएससी से रिलेटेड, उतना आपको जो है बाकी भाषाओं में नहीं मिलेगा। इसकी वजह से प्रेफरेबली जितना पॉसिबल है उतना आप इंग्लिश में प्रिपरेशन करने की कोशिश करो। और मान लो अगर नहीं होता है तो जब आप यूपीएससी के मेंस तक पहुंचोगे तब आप जो है इस तरह का निर्णय भी वहाँ पे ले सकते हो। लेकिन शुरुआत से ही खुद को जो है रिस्ट्रिक्ट करके रखना, ये अप्रोच मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। सो पिछले 2-4 मिनटों में मैंने 3 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई कि इंटरव्यू और सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन अलग अलग भाषा में दिया जा सकता है। नॉट ओनली दैट, सिविल सर्विसेज मेंस का जनरल स्टडीज़ के पेपर्स और ऑप्शनल के पेपर्स अलग अलग भाषा में दिए जा सकते हैं। बट अगेन उसमें ऑप्शनल पेपर 1 एक भाषा में दूंगा और ऑप्शनल पेपर 2 दूसरे भाषा में दूंगा, ये नहीं चलेगा। ऑप्शनल पेपर के लिए इन टोटो एक लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़ के लिए इन टोटो अलग लैंग्वेज, इस तरह का भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। एंड मेरा सजेशन है कि प्रेफरेबली आपने इंग्लिश में ही प्रिपरेशन करना चाहिए। अब ये सारा डिस्कस करने के बाद अब आते हैं हम मुख्य मुद्दे पे। बहुत बार यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में, और आपको पता है यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन इज़ अ रिटन एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 20 प्रश्न लिखने हैं, 3 घंटे का वहाँ पे समय है, और इन 20 प्रश्नों से संबंधित अप्रोक्सीमेटली 250 शब्दों में एक, 200 से 250 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस आपको 40 से 50 पेजेस के आंसर्स आपको 3 घंटे में लिखना है। और इसको सबको अगर आपको डील करना है तो आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और एग्जैक्टली आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो है आपके मन में क्लैरिटी आपको चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े सो कॉल्ड तुर्रमखा हम जिसे कह सकते हैं कि बहुत बार एग्जामिनेशन में तो वो वहाँ पे चले गए, बहुत सारे मेंस भी दिए, और उन्होंने कहा कि सर इस साल तो जो है पेपर मैंने फोड़ दिया, सारा का सारा लिख दिया, ये लिखा वो लिखा, और जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि उनको जिस हद तक मार्क्स मिलने चाहिए थे सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन में, उस हद तक नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रश्न को समझा ही नहीं। सिविल सर्विसेज मेंस के एग्जामिनेशन के आंसर लिखने की कुछ ट्रिक्स है, कुछ स्किल्स है, और प्रैक्टिस से उन स्किल्स को के ऊपर जो है आप हावी हो सकते हो। सिर्फ एक लेक्चर से या कुछ लेक्चर से जो है ये सारा चमत्कार वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जो अलग अलग चीज़ों को आपको ध्यान में लेना है, उसमें से एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का मीनिंग समझना, और उस क्वेश्चन के मीनिंग के अनुसार ही आंसर लिखना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि सपोज आपने ग्रेजुएशन में आपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स लिखा, वही सिलेबस है यूपीएससी के लिए भी, और मान लो वही सिलेबस है आपके ग्रेजुएशन के लिए भी, और आपने ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में आपके जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसमें आपको जो है क्वेश्चन आया, आपने उस क्वेश्चन का आंसर लिखा कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कब से उसकी स्थापना हुई, फिर उसके पॉजिटिव्स क्या, फिर उसके निगेटिव्स क्या, और जो जो आपको उस विषय से संबंधित पता है, आपने बहुत सारी चीज़ें आपने लिख दी। ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वही प्रश्न अगर यूपीएससी में पूछा तो यूपीएससी जो है आपको उसी आंसर्स के लिए अच्छे मार्क्स वहाँ पे नहीं देगी। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली जो प्रश्न पूछा है उसी प्रश्न से संबंधित आपने आंसर लिखनी चाहिए, और इसके लिए प्रश्न की शुरुआत जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न क्या देता है? फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकली एग्जामिन, और आगे जो प्रश्न होगा, या फॉर एग्जाम्पल प्रश्न होगा एक्सप्लेन, आगे कुछ लिखा होगा, प्रश्न होगा ट्रेस द इवेंट्स रिलेटेड टू, आगे प्रश्न वहां पे होगा। तो ये शुरुआत के जो शब्द है, एक्सप्लेन है, डिस्कस है, ट्रेस है, कमेंट है, क्रिटिकली एनालाइज है, ऐसा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 18 टाइप्स के, 18 तरह के जो है अलग अलग प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। यानी इशू, विषय, जो प्रश्न पूछा है उससे संबंधित, आंसर से संबंधित जो टॉपिक है, टॉपिक एक ही है, बट उस टॉपिक से संबंधित किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके 18 अलग अलग तरह के प्रकार हैं। और एग्जैक्टली इन इनिशियल वर्ड्स को
प्रश्नों को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हर प्रश्न के इनिशियल वर्ड के अनुसार आपका उत्तर का पैटर्न, आपके आंसर का पैटर्न बदलना चाहिए, और इसको समझने के लिए आपको ये 18 वर्ड्स समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये जो पहला शब्द जिससे प्रश्न आपका शुरू होता है, इसको हमने समझना है। और उसको समझने के लिए मेरा आपको सजेशन, पॉइंट नंबर 1, कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं, बेसिक इंग्लिश, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस वहां पे अप्लाई करना है। बेसिक इंग्लिश का अगर आपको जानकारी है तो उस शब्द का मतलब अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे तो ऑटोमेटिकली आगे किस तरीके से लिखना है इसके बारे में आपको एक दिशा मिल जाएगी। अब ये 18 शब्द क्या है जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं या जिससे संबंधित आपको समझना जरूरी है, ये आज के डिस्कशन में हम देखेंगे। बहुत बार प्रश्न की शुरुआत हो जाएगी अकाउंट फॉर, और आगे जो है प्रश्न जो कुछ रहेगा, मैं प्रश्न में वहां पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इनिशियल जो वर्ड्स है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो अगर आपके प्रश्न की शुरुआत, या मान लो अगर आपका प्रश्न ये अकाउंट फॉर इस शब्द से संबंधित होगा, तो अकाउंट फॉर इसका मतलब वो पूछ रहा है कि जो कुछ टॉपिक पूछा है उसके रीजंस दे दो, उसके कारण दे दो। व्हेन वी से यू अकाउंट फॉर दिस दिस दिस, मान लो अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि यू अकाउंट फॉर दिस एक्टिविटी, इसका मतलब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप उसके लिए जिम्मेदार हो। अगर कुछ गलत होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब अगर अकाउंट फॉर पूछते हैं तो यू हैव टू गिव द रीजंस कि क्यों ये इस तरह की चीज़ है। जो प्रश्न पूछा है वहाँ पे सारा जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कब उसकी स्थापना हुई, उसमें कौन था, क्या है, एब्सोल्युटली नॉट। वहां पे जो है प्रश्न का मुख्य फोकस जो है वो पूछ रहा है व्हाई, वो पूछ रहा है गिव द अकाउंट फॉर, वो पूछ रहा है कारण दो। जो प्रश्न पूछा है वो कारण दो। सो अकाउंट फॉर ये शब्द दिखते ही आपका प्रश्न जो है और उस प्रश्न का जो जवाब है उस जवाब में मैक्सिमम क्या होना चाहिए, कारण, उस विषय से संबंधित कारण, गिव द रीजंस। अकाउंट फॉर इसका मतलब गिव द रीजंस। अब देखो अकाउंट फॉर ये शब्द देखा तो मैंने कहा गिव द रीजंस, लेकिन अगर प्रश्न में है गिव एन अकाउंट ऑफ, सिर्फ फॉर एंड ऑफ, जैसे मैंने कहा ना इंग्लिश बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे, गिव एन अकाउंट ऑफ, गिव एन अकाउंट ऑफ दिस दिस दिस। सो अकाउंट ऑफ अगर बोलते हैं तो आपको जो है वहां पे डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब वहां पे जो है वो चीज आपको जो है डिस्क्राइब करना है, उसको जो है आपको एक्सप्लेन करना है। सो अकाउंट फॉर पूछते हैं तो कारण देना है, एंड अकाउंट ऑफ पूछते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन देना है, एक्सप्लेन करना है। यानी सिंपल टर्म में मैं कहूंगा कि उस टॉपिक से संबंधित हाउ, किस तरीके से, इस तरीके से उसको इलैबोरेटली, उसको जो है डिटेल में एक्सप्लेन करना, दैट इज अकाउंट ऑफ। सो अकाउंट फॉर ये शब्द आएगा तो रीजंस देने हैं, अकाउंट ऑफ ये शब्द अगर आया तो वहां पे हाउ या मान लो उस चीज का डिस्क्रिप्शन वहां पे देना है। अगर प्रश्न आपको पूछता है या प्रश्न की शुरुआत है असेस द स्टेटमेंट गिवन बाय फॉर एग्जाम्पल वेबर रिलेटेड टू ब्यूरोक्रेसी, हाइपोथेटिकली मैं कुछ भी प्रश्न यहां पे बोल रहा हूं, बट प्रश्न की शुरुआत अगर असेस, असेसमेंट, असेस अगर प्रश्न में है तो इसका मतलब वी हैव टू एस्टेब्लिश द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द फीचर्स मेंशन। यानी जो कुछ टॉपिक आपको दिया है उससे संबंधित पॉजिटिव्स और उससे संबंधित निगेटिव्स, उस बयान से संबंधित स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस आपको मेंशन करने। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बेसिक इंग्लिश, कॉमन सेंस। फॉर एग्जाम्पल हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम, या मान लो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में वहां पे हो, तो आपका क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है। व्हाट इज दैट असेसमेंट? असेसमेंट यानी आपके टीचर जो है आपको जांचते हैं, परखते हैं। इसका मतलब आपके टीचर्स देखते हैं कि ये 6 महीने में इस बच्चे ने क्या क्या किया, ये जो कुछ होमवर्क दिया था वो किया या नहीं, जो कुछ प्रोजेक्ट्स दिए थे वो किए या नहीं, अगर किए तो किस तरीके से किए, अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यानी उस स्टूडेंट के पढ़ाई के बारे में स्ट्रेंथ देखते हैं, उस स्टूडेंट के पढ़ाई के बारे में निगेटिव देखते हैं, या मान लो उसने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो कितना अच्छा है,
कितना बुरा है इसका वो क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं. सो व्हेनेवर अ क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट असेस, अगर शब्द असेस है तो आपको जो कुछ टॉपिक है उससे संबंधित आपको स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, इसका मतलब वो जो कुछ कमेंट या जो कुछ वो प्रश्न पूछा गया है, जो कुछ विषय है, जो कुछ टॉपिक है, उसके बारे में उसके पॉजिटिव्स और उसके निगेटिव्स, इसके बारे में जो है आपको जानकारी देना है, ना कि उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी चीज़ें बताते बैठनी है. करेक्ट. सो जब असेस पूछते हैं तब पॉजिटिव्स एंड निगेटिव, एस्टेब्लिश द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द फीचर्स मेंशन, या जो कुछ टॉपिक वहां पे दिया हुआ है उससे रिलेटेड. करेक्ट. सो अकाउंट ऑफ असेस अगर शब्द वहां पे है. द टर्म कॉमेंट, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में जो है आपको प्रश्न इस तरीके से दिखेंगे, कॉमेंट अपॉन द रिलीवेंस ऑफ एंटी डिफेक्शन एक्ट इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस. हाइपोथेटिकल प्रश्न मैंने बोला. अब यहाँ पे विषय जो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, यानी पक्षांतर बंदी कायदा से संबंधित है. तो उत्तर में जो है पक्षांतर बंदी कायदा कब आया, फिर जो है उसकी क्या जरूरत थी, वगैरह 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 वगैरह, ये हमने लिखते नहीं बैठना है. यहाँ पे जो है प्रश्न क्या है, कमेंट, यानी व्हेनेवर द वर्ड कमेंट इज देयर, तो कमेंट में जो है ये पूर्णतः आपका खुद का कमेंट, यानी इट हैज टू बी with your viewpoint और with your description based on your observation. यानी कमेंट में जो है वो डिस्क्रिप्शन है, कमेंट में जो है आप खुद का ओपिनियन दे सकते हो, बट वेरी फ्रैंकली खुद का ओपिनियन देने के लिए हम इतने तो बड़े नहीं हैं कि उस विषय से संबंधित एक्सपर्ट ओपिनियन हम दें. तो हम अगर ओपिनियन बनाते हैं तो वो किस आधार पर बनाते हैं, कहीं ना कहीं हमने हिंदू में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं किसी न्यूज़ चैनल से हमने जो है एक्सपर्ट की बात सुनी होगी, या कहीं ना कहीं जो है किसी एक्सपर्ट का व्यू पॉइंट हमारे मन में है और उसके आधार पर हम हमारा मत बनाते हैं. सो व्हेनेवर द वर्ड कमेंट इज देयर, कमेंट यानी आपका खुद का मत प्रदर्शन. हम अगर जो है किसी के बारे में कमेंट करते हैं, अरे वो लड़की जो है वो अच्छी नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ योर ओन. वो अच्छी है बुरी है दैट इज़ अनदर स्टोरी, बट ये आपका खुद का परसेप्शन है उस व्यक्ति के बारे में, और वो आपका ओपिनियन कैसे बनता है, तो अगेन उसके बारे में ये अच्छी चीज़ है इसकी वजह से हम बोलते हैं वो लड़की अच्छी है, या ये बुरी चीज़ है इसकी वजह से हम बोलते हैं बुरी है. तो आपको खुद वहाँ पे जो है मत प्रदर्शन करना है, आपको कमेंट करना है. सो व्हेनेवर द वर्ड कमेंट इज देयर, दैट मीन्स आपका व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट रखते वक्त, आपका मत प्रदर्शन करते वक्त ऑफकोर्स मुद्दों के आधार पर आप आपका मत प्रदर्शन करोगे. सो कमेंट इज योर डिस्क्रिप्शन, योर कमेंट, आपका व्यू पॉइंट. ओके. नेक्स्ट, अगर आपके प्रश्न में वहां पे रहेगा शब्द कंपेयर, तुलना करा, कंपेयर. अब सबसे बड़ी गलती मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अगर प्रश्न में है कंपेयर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ अ पर्टिकुलर इशू, तो या मान लो कोई भी जो है दो चीज़ों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि कंपेयर करना है, यानी सीधा सीधा जो है इस तरीके से करना है, एक नंबर, दो नंबर, जो कुछ डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस लिखते जाना है. ये थोड़ा सा स्कूलिश टाइप लगता है. सो एग्जाम में जो है इस तरह से आप कंपेयर मत करो, आप जो है उसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल उसकी स्थापना, या मान लो उसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था. दो चीज़ों को जो कंपेयर कर रहे हो, इसका पर्पस ये था, वेयर एज इसका पर्पस ये था दूसरे चीज़ का, एक पर्पस मान लो, दूसरा उसके ऑब्जेक्टिव्स ये था, तीसरा इसकी कार्य प्रणाली ये ऐसा था. सो ऐसे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में जाओगे और वैसे कंपेयर करोगे तो वो ज़्यादा फायदे का रहेगा, रादर दैन इस तरह का जो है स्कूलिश काइंड ऑफ कंपैरिजन जो है हमने नहीं करना चाहिए. पॉइंट नंबर 1. दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, व्हेनेवर द वर्ड कंपेयर है, एग्जामिनेशन में आपको पूछा गया, कंपेयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिफरेंसेस तो हमने लिखने ही लिखने हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस लिखने हैं, लेकिन जो दो चीज़ें दी गई है उसमें की कॉमन चीज़ें क्या है उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. यानी व्हेन आई एम सेइंग कंपेयर, फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम सेइंग कंपेयर बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी में और मनमोहन सिंह में क्या क्या डिफरेंसेस है ये तो हम मेंशन करेंगे ही करेंगे, बट नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मनमोहन सिंह में एज अ लीडर क्या क्या जो है कॉमन फीचर्स है, क्या क्या जो है कॉमन चीज़ें हैं, उनको भी आपने मेंशन करना चाहिए. मान लो प्रश्न अगर ऐसा आता है कंपेयर बिटवीन दिस एंड दैट, और मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप 7 मुद्दे लिखने वाले हो और प्रश्न में सिर्फ कंपेयर ये शब्द है, तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा 1 या 2 मुद्दे आपने उन दो चीज़ों के बीच में क्या
सिमिलैरिटीज़ है इसको भी मेंशन करना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आपने वहाँ पे डिफरेंसेस मेंशन करना चाहिए। बाकी बचे हुए आपके 5 से 6 पॉइंट जो है वो डिफरेंसेस से रिलेटेड रहना चाहिए। सो द पॉइंट इज, जब कंपेयर ये शब्द होता है तब आपने सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस ये दोनों को मेंशन करना चाहिए, ना कि सिर्फ डिफरेंसेस। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो है आपने यहाँ पे ध्यान में लेनी चाहिए। वीज़ावी अगर शब्द ऐसा आता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में जो है इसका मतलब आपने जो है कुछ सिमिलैरिटीज दिखाओगे और कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें के डिफरेंसेस आप वहाँ पे दिखाओगे। तो ये चीज़ जो है आपने बिल्कुल ध्यान में लेनी है। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट अगर प्रश्न में जो है क्लियर कट वहाँ पे लिखा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश यानी सिर्फ और सिर्फ उसमें के डिफरेंसेस, क्लियर कट डिफरेंसेस, उसमें जो है कोई सिमिलैरिटी नहीं, सिर्फ जो है डिफरेंसेस क्या है वहाँ पे सिमिलैरिटीज लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर प्रश्न में पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी आपको क्लियर कट डिस्टिंक्शन करना है, क्लियर कट ये दो चीज़ें जो है कैसे भिन्न भिन्न है इसको आपको जो है वहाँ पे क्लियर कट मेंशन करना है। अगर प्रश्न में स्पेसिफिकली मेंशन किया है डिस्टिंग्विश बिटवीन, लेकिन प्रश्न में अगर मेंशन किया है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज भी लिखनी है और उनमें के जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को भी लिखना है। तो ये नीटी ग्रिटीज, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में लेना है। एग्जाम में जो है जस्ट मुझे जैसे लिखा लगा उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसा अगर हम लिखते जाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली क्या पूछा है ये अगर आप समझे और उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जैक्टली पॉइंट वाइज फॉर्मेट में अगर आपने आंसर लिखा तो आपको जो है उसमें अच्छे मार्क्स वहाँ पे मिल सकते हैं। सो कंपेयर। अनदर वेरी कॉमन टर्म जो प्रश्न में पूछी जाती है, डिस्कस। अगेन बेसिक इंग्लिश एंड कॉमन सेंस। डिस्कशन यानी क्या करते हैं हम 10 लोग अगर वहाँ पे बैठे हुए हैं और किसी विषय पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन करते हैं यानी क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं यानी उस विषय से अलग अलग एंगल हम बताते हैं। मैं बोलते नहीं यार ये ऐसा ऐसा हुआ होगा, somebody else से अरे नहीं ये ऐसा नहीं, वो उस वक्त ऐसा ऐसा हुआ था इसकी वजह से ऐसा ऐसा हुआ है। तीसरा बोलता है अरे तुम गलत हो, ये तो ऐसा हुआ ही नहीं, वो ऐसे ऐसे तरीके से हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, विषय एक ही है, उस विषय के संबंध में अलग अलग चीज़ों को आप जो है वहाँ पे उजागर कर रहे हो, उसी विषय को जो है अलग अलग एंगल से आप वहाँ पे देख रहे हो, उसी विषय का जो है अलग अलग एंगल से आप विश्लेषण कर रहे हो। सो व्हेनेवर द वर्ड डिस्कस इज देयर, तो उस विषय का जो प्रश्न पूछा हुआ है, जो टॉपिक है, उसको अलग अलग एंगल से देखना, सिर्फ एक एंगल से नहीं। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसके अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं उस विषय के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रश्न पूछा गया है कि फॉर एग्जाम्पल मॉरिशस में जो है जो ऑयल स्पिल हो गया, सो डिस्कस द इम्पैक्ट, द वर्ड इज इम्पैक्ट, परिणाम क्या हुआ है। बट परिणाम जो है सिर्फ वहाँ पे एनवायरनमेंट खराब हो गया, दैट इज नॉट परिणाम। एनवायरनमेंट खराब हो गया, बायोडाइवर्सिटी खराब हो गई, इकोनॉमी पे विपरीत परिणाम हो गया, फूड सिक्योरिटी पे विपरीत वहाँ पे परिणाम हो गया, वो देश और आसपास के देश इसके बीच में जो है वितुष्ट वहाँ पे बढ़ गया। इस आपदा की स्थिति में बाकी देशों से जो है उनको मदद मिल गई, तो इसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशनशिप में उन देशों का दूसरे देशों के साथ जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में कॉपरेशन की वजह से उनका काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप वो और बेहतर हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी इकोनॉमिक एंगल से, एनवायरनमेंट के एंगल से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के एंगल से, अलग अलग एंगल से आप उस विषय को देख रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रश्न आपको पूछा गया है डिस्कस। डिस्कस यानी अलग अलग एंगल से उस विषय को आपने डिस्कस करना। डिस्कस जो है वो अलग अलग एंगल से होता है, सिर्फ एक ही एंगल से नहीं होता है। बट अगर शब्द है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन यानी जो कुछ चीज़ें दी गई है उसको एक्सप्लेन करते जाओ, उसको और जो है त्याची उकल करा, उसको जो है और ओपन अप करो। करेक्ट? सो द वर्ड इज डिस्कस। ऑलरेडी हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन के बारे में जो है चर्चा की है। नेक्स्ट, इफ द वर्ड इज इलूसिडेट, इफ द वर्ड इज इलूसिडेट, लिटरल मीनिंग ऑफ इलूसिडेट क्या होता है? इलूसिडेट का सिंपल मीनिंग होता है एक्सप्लेन। इन सिंपल टर्म्स इलूसिडेट यानी उसको एक्सप्लेन करो। सो यू हैव टू क्लैरिफाई, यू हैव टू एक्सप्लेन प्रोबेबली व्हाट इज ऑब्सक्योर और व्हाट इज डिफरेंट। ओके, इलूसिडेट द प्रोसेस ऑफ दिस, इलूसिडेट द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी आपने क्या करना है, उसको और क्लैरिटी लाना है। जो कुछ रिवर्स ऑस्मोसिस, इस शब्द को और क्लैरिटी लाना है कि किस तरह से वो प्रक्रिया होती है, उसका
किस तरीके से टोटल चीजें उससे संबंधित होती है. सो एक्सप्लेनिंग इट, क्लैरिफाइंग इट, दैट इज इलूसिडेट. एंड यू मे गिव एन एग्जाम्पल. अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक आधा एग्जाम्पल भी जो है वहां पे आप मेंशन कर सकते हो. सो शब्द इलूसिडेट जब आएगा प्रश्न में, या शब्द एक्सप्लेन जब आएगा, तो एक्सप्लेन या इलूसिडेट में आपको डिटेल में उसको एक्सप्लेन करते जाना है, उसको बताना है कि जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है और वहां पे बताना है. अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक आधे एग्जाम्पल का अगर मदद वहां पे लेना है तो एक आधा एग्जाम्पल भी वहां पे आप मेंशन कर सकते हो. मान लो इलूसिडेट और एक्सप्लेन शब्द है तो वहां पे आप ये बताते नहीं बैठोगे कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर द नेगेटिव्स और आपका ओपिनियन क्या है. उसी विषय से संबंधित अगर कमेंट पूछा है तो वहां पे आप आपका ओपिनियन दोगे. उसी विषय से संबंधित अगर उन्होंने पूछा है असेस द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, मान लो वहां पे पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और आपका ओपिनियन दोगे. बट अगर शब्द इलूसिडेट है या शब्द एक्सप्लेन है तो वहां पे आपके आंसर का मुख्य फोकस क्या होना चाहिए? एक्सप्लेनिंग इट, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना. करेक्ट. सो इलूसिडेट, एक्सप्लेन, ये शब्द इससे संबंधित है. नेक्स्ट इज, अगर एग्जामिनेशन में आपको वहां पे प्रश्न की शुरुआत होती है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट या क्रिटिकली इवैल्यूएट या रिव्यू. इवैल्यूएशन यानी क्या है? जैसे हम कहते हैं आपका इवैल्यूएशन के बाद में आपके मार्क्स मिलते हैं. सो इवैल्यूएशन होता है और उसके बाद में आप पास या फेल ये डिसाइड होता है. इवैल्यूएशन के बाद में आपका फर्स्ट रैंक आया या सेकंड रैंक आया, ये होता है. यानी आपने जो कुछ चीज़ें लिखी है उसके बेसिस पे यू गिव योर जजमेंट एज टू द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द फीचर्स मेंशन. व्हेन वी से इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सर्टन थिंग, एक आधी चीज जो है वो कितनी इफेक्टिव है, तो इफेक्टिव के लिए आपको बताना पड़ेगा कि इन इन चीज़ों की वजह से जो है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, या आप बोलोगे इन इन चीज़ों की वजह से जो है इसका इंपैक्ट कम पड़ने वाला है, तब जाके आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हो ना. इसका मतलब आप उसके पॉजिटिव्स निगेटिव्स वहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, उसको तोल रहे हो, और मोर इम्पॉर्टेंट आप आपका ओपिनियन वहाँ पे दे रहे हो. So whenever the word evaluate is there or whenever the word examine is there, evaluate, examine, प्रोज बताओ, कॉन्स बताओ, इसका मतलब पॉजिटिव्स बताओ, निगेटिव्स बताओ और आपका ओपिनियन वहां पे दे दो. बहुत बार वहां पे शब्द रहेगा क्रिटिकली इवैल्यूएट, टीकात्मक परीक्षण करा, टीकात्मक विश्लेषण करा. सो टीकात्मक परीक्षण में भी आपको पॉजिटिव लिखना है, निगेटिव लिखना है, बट वो विषय ही इस तरीके से रहेगा कि थोड़ा सा निगेटिव साइड में, यानी उसमें जो है खामियां जो है ज़्यादा है, इस तरीके से आपको जो है उसको टिल्ट करना है निगेटिव साइड में. इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आपने उसके बारे में निगेटिव ही लिखना है, बट व्हेन यू आर कंपेयरिंग, यू आर गिविंग पॉजिटिव, यू आर गिविंग निगेटिव एंड यू आर सेइंग कि ये लूप होल्स बाकी है, ये वीकनेस उसमें है, इसकी वजह से ये इशू ऐसा ऐसा वहाँ पे. करेक्ट. सो टीकात्मक परीक्षण, टीकात्मक वहाँ पे जो है उसका परीक्षण करना, या क्रिटिकली इवैल्यूएट करना, क्रिटिकली एग्जामिन करना, इवैल्यूएट करना, एग्जामिन करना. सो यहाँ पे आपको पॉजिटिव्स निगेटिव्स देने पड़ेंगे और आपका ओपिनियन भी जो है वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. और ये सारी चीज़ें देते वक्त अगर अच्छा डेटा, अच्छे रिपोर्ट का रेफरेंस, अच्छा कोई करंट अफेयर्स वाला रेफरेंस अगर वहाँ पे देके आप आपका मुद्दा वहाँ पे रखते हो तो आपके मुद्दे को वेटेज मिलेगा, आपके आंसर को वेटेज मिलेगा और आपको जो है अच्छे वहाँ पे मार्क्स वहाँ पे मिल सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड. इवैल्यूएट और एग्जामिन और कमेंट, ये जो है बड़े कॉमनली वहाँ पे वर्ड्स आपके एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं. अनदर टर्म जो पूछी जा सकती है हाईलाइट. हम क्या करते हैं, इतना सारा 500 पेजेस का बुक होता है, तो जब पढ़ते वक्त क्या करते हैं, पूरे पेज में से जो है ऐसे 5 ही पॉइंट्स रहते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम हाईलाइट करते हैं हाईलाइटर से. यानी क्या, हाईलाइट यानी ओनली इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसके ऊपर तवज्जो देना, उसके ऊपर फोकस करना. करेक्ट. सो फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट फीचर्स और पॉइंट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. If the question is asked, highlight the positives of national education policy, तो आपको वो सारी चीज़ें लिख के बैठने की ज़रूरत नहीं है कि 1968 में ऐसी पॉलिसी आई थी, 1994 में ये हुआ था, 1986 में ये हुआ था, 2020 में. एब्सोल्युटली नॉट. इस पॉलिसी में जो है इतने सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल 20 पॉइंट है, तो 20 में से ये 5 जो है महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. तो वो पूछ रहा है कि हाईलाइट यानी महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है. You focus on important features or important points. So शब्द highlight is very very important. Correct? If the word is used illustrate, बहुत बार जो है देखो आपका एनसीईआरटी का बुक है या कोई भी बुक है, तो वहाँ पे उस टॉपिक में वो क्या करते हैं, बीच में ही वहाँ पे लिखा होगा इलुस्ट्रेशन नंबर 1,
इलिस्ट्रेशन नंबर 2। और उस इलिस्ट्रेशन में क्या होगा, जो कुछ टॉपिक है, मान लो इंडिया के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, और सपोज वो बोल रहे हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है पिछले 10 सालों में जो है बढ़ता ही जा रहा है, वो मुद्दे में उस पैराग्राफ में वो मेंशन कर रहे हैं। तो नीचे उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, एक जो है वहाँ पे उन्होंने डेटा वाला एक डायग्राम दिया हुआ है, या कोई ग्राफ दिया हुआ है, या कोई चीज़ ऐसी दी हुई है जिसकी वजह से आप जो मुद्दा वहाँ पे ऊपर पैराग्राफ में मेंशन कर रहे हो उसको और बल मिलता है, उसको और सपोर्ट मिलता है, उसको और आपका मुद्दा जो है वो स्ट्रांग बना रहे हो। सो वेन एवर द वर्ड इलुस्ट्रेट इज देयर, इलुस्ट्रेट में जो है आप एक्सप्लेन कर रहे हो, बट एक्सप्लेन करते वक्त आप एग्जाम्पल दे रहे हो, एक्सप्लेन करते वक्त आप कोई डेटा दे रहे हो, एक्सप्लेन करते वक्त आप कोई डायग्राम निकाल रहे हो, और उसके माध्यम से आप आपके मुद्दे को जो है वो और ज़्यादा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हो। सो इलुस्ट्रेट मीन्स यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल के आधार पर आपने जो है उस मुद्दे को प्रूव करना है। जैसे अब ये बेस्ट एग्जांपल ले लो, मैं जो है आपके सामने ये अलग अलग वर्ड्स को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं जो है बीच में ही कोई एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल में जो है आपको एग्जाम में जो है अगर आपको क्वेश्चन आया डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एंटी डिफेक्शन बिल, तो मैंने क्या दिया, वो आपको एग्जाम्पल दे के जो है उस मुद्दे को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस मुद्दे को जो है एग्जाम्पल के मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो वेन एवर द वर्ड इलुस्ट्रेट इज देयर, आप एग्जाम्पल दे दो, आप डेटा दे दो, आप डायग्राम दे दो, और उसके माध्यम से जो कुछ टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन करो और आपके मुद्दे को और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करो। इफ द वर्ड इंटरप्रिट इज देयर इन द क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन, आपने जो है इंटरप्रिट करना है। सो प्रेजेंट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्ट्स, करेक्ट। तो वो फैक्ट्स को जो है अच्छी तरीके से इंटरप्रिट करना, एक्सप्लेन करना। मान लो दो देशों के राष्ट्रपति बात करते रहते हैं, तो वहाँ पे इंटरप्रेटर होता है, यानी एक तो जो है भाषा को, एक भाषा से दूसरा भाषा को वो एक्सप्लेन करेगा सो दैट वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए जो कुछ बात वहाँ पे हो रही है, और उसके बीच में जो है और कुछ इनपुट्स पे वहाँ पे डाले जा सकते हैं। सो वेन एवर द वर्ड इंटरप्रेट इज देयर, इंटरप्रेट मीन्स इन डिटेल एक्सप्लेन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इन डिटेल एक्सप्लेन, करेक्ट। सो अल्फाबेटिकली अकाउंट से लेके, अकाउंट फॉर से लेके, अकाउंट ऑफ से लेके इंटरप्रेट तक अलग अलग 14 तरह के शब्द अगर आपके क्वेश्चन पेपर के जो प्रश्न है उस प्रश्न में आते हैं, तो एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है और प्रश्न के संबंध में क्या लिखना है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। नेक्स्ट इज, अगर आपके प्रश्न में ही शब्द है रोल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इन फॉर एग्जांपल सीरिया क्राइसिस, हाइपोथेटिकल प्रश्न में पूछ रहा हूं। सो द वर्ड रोल, रोल जब मैं कहता हूं कि रोल, किसी चीज का रोल क्या है, इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, और कंट्रीब्यूशन रहा है यानी उसने ये करना अपेक्षित था तो उसने ये चीज़ें की है, दिस इज इट्स कंट्रीब्यूशन। बट उसने ये भी चीज़ें करना अपेक्षित था लेकिन ये कर नहीं पाया, इसकी वजह से ये यहाँ पे फेल्यूर है, बट इसकी वजह से ये यहाँ पे जो है सक्सेसफुल है। दैट मीन्स वेन एवर वी आर स्पीकिंग अबाउट रोल, यानी उसने क्या करना अपेक्षित था, उसका उद्दिष्ट क्या था, उसकी स्थापना किस लिए की थी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने अब तक क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, उसका जो है अब तक क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा और क्या क्या और होना चाहिए था, इसके बारे में आपने हाईलाइट करना, इसके बारे में मेंशन करना, ये अपेक्षित होता है जब आपके प्रश्न में पूछा गया है एक्सप्लेन द रोल या रोल, ये शब्द अगर वहाँ पे होता है। अगर आपके प्रश्न में शब्द है सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ और गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ। सिग्निफिकेंस यानी इसका मतलब क्या, उसका महत्व क्या है, और महत्व कैसे, अगर जो कुछ उसने कंट्रीब्यूट किया है उस संस्था ने, उस व्यक्ति ने, उस कानून ने, जिससे संबंधित प्रश्न है, तो उसका जो है कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, उसका महत्व क्या रहा है, ओके। और यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि उसका सिग्निफिकेंस, किसी व्यक्ति का सिग्निफिकेंस, तो वहाँ पे निगेटिव लिखते बैठने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे जो है आपने सिर्फ पॉजिटिव लिखना है, तब जाके तो उसका सिग्निफिकेंस आएगा, तब जाके तो उसका इंपॉर्टेंस आएगा, तब जाके तो उसका महत्व आएगा। तो वहाँ पे उस इशू से रिलेटेड जो है निगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपने पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है, एंड दैट्स वाई सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस, इसमें जो है पॉजिटिव्स ऑफ द एस्पेक्ट या पॉजिटिव्स ऑफ द इशू, इसके ऊपर आपने ज़्यादा तवज्जो देना, ज़्यादा फोकस करना, ये ज़रूरी है, करेक्ट। अगर प्रश्न में है टू व्हाट एक्सटेंट,
यानी अलग अलग मुद्दों के आधार पर आपको बोलना है कि इस एक्सटेंट तक 100% वो इशू जो है वो अच्छा नहीं है, बट मान लो इन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो चीज़, वो टॉपिक, वो सब टॉपिक ये महत्वपूर्ण है। सो टू व्हाट एक्सटेंट यानी किस हद तक जो प्रश्न पूछा है या जो इशू है वो किस हद तक उसके लिए सक्सेसफुल रहा है, कामयाब रहा है, वो सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड ही यहाँ पे भी आपको वहाँ पे प्रश्न में लिखना है। अगर प्रश्न में आपका शब्द होगा ट्रेस, ट्रेस हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स के ट्रेस करो द ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स, यानी हम क्या करते हैं यहाँ पे द इम्पोर्टेंस इज टाइम लाइन या मान लो आउटलाइन, यानी हम बोलेंगे कि उस वक्त ऐसा ऐसा था, फिर ऐसा ऐसा हो गया, फिर ऐसा ऐसा हो गया। सो व्हेन वी ट्रेस द ओरिजिन ऑफ समथिंग, व्हेन वी ट्रेस द ओरिजिन ऑफ लोकपाल, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1967 से आना पड़ेगा कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया था, फिर किस तरीके से अलग अलग कमिटीज़ ने क्या किया, फिर किस तरीके से जो है अलग अलग पार्लियामेंट ने किस तरीके से जो है इससे संबंधित कानून बनाने की कोशिश की। दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्रेसिंग द ओरिजिन, आप जो है उसके ओरिजिन तक जाने की कोशिश कर रहे हो। सो वेन एवर द वर्ड ट्रेस इज देयर, ट्रेस मीन्स टाइमलाइन, ट्रेस मीन्स आउटलाइन, की किस तरीके से जो है टप्प्या टप्प्या टप्प्याने कशा प्रकारे आत्तापर्यंत ते पोहोचलेलं आहे। सो द वर्ड ट्रेस इज रिलेटेड विथ टाइमलाइन, इज रिलेटेड विथ व्हेन प्रश्न। ओके, सो दीज आर 18 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। अगर आपने देखे हैं तो एग्जाम में जो है क्वेश्चन पेपर में इस तरह के 18 तरह के शब्द आपको जो है वहाँ पे ध्यान में आएंगे। अकाउंट फॉर, अकाउंट ऑफ, असेस, कॉमेंट, कंपेयर, डिस्कस, distinguish between, elucidate, evaluate, examine, explain, highlight, illustrate, interpret, role, significance, to what extent and trace। ऐसे 18 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है और हर एक का मतलब अलग है। तो हमें यह समझना होगा कि एग्जैक्टली वो क्या पूछ रहा है और फिर उस विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछा हुआ है, एग्जैक्टली उस टॉपिक से संबंधित जो पूछा हुआ है उसको 200 से 250 शब्दों में आपने एक्सप्रेस करना ये ज़रूरी है। और ये एक दिन में 2 दिन में नहीं आता है, सिस्टमैटिकली बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में एग्ज़ाम लिखने के लिए सिर्फ जो अलग अलग खूबियाँ हैं, अलग अलग स्किल्स है, उसमें का सिर्फ एक पार्ट मैंने आपको बताया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना या सिर्फ यार बुक पढ़ना यानी मेरी पढ़ाई हो गई, अब जो है मैं यूपीएससी एग्जाम में कामयाब हो जाऊंगा, ये समझना गलत है। ये तो बड़ा बेसिक वाला पहला पार्ट है। अब आपको जो है अगले स्टेज में वहाँ पे बढ़ना होगा सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करने के लिए, और जिसमें का पहला पार्ट मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको मैंने यहाँ पे दिया। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने जो है यूपीएससी मेंस के आंसर्स लिखने की कोशिश की होगी, बहुत अच्छी बात है। बट अब आपने जो लिखा है या आपको जो पूछा जा रहा है और अब तक आपने जो लिखा था, इस एंगल से आज मैंने जो लेक्चर आपको लिया या आपको जो चीज़ें मैंने आपको बताई, उसको एक बार जो है मन में पक्का बिठाओ। एग्जैक्टली उन 18 शब्दों का मतलब क्या है, और मैंने अगर उससे संबंधित प्रश्न आता है तो मैंने क्या लिखना है, और अब तक जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें मैं किस तरीके से लिखता था। इस तरीके से खुद को ही जो है एनालाइज करो और आगे बढ़ो। जाते जाते जो है ध्यान में रखो व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू इन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, या मान लो जिस भी किसी एग्जामिनेशन में जहाँ पे रिटर्न वाला पार्ट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो सीएपीएफ वाली एग्जामिनेशन हो या मान लो डिफेंस सर्विस वाली हो, जहाँ पे आपको लिखना ज़रूरी है, तो वहाँ पे क्या ज़रूरी है, वहाँ पे जो है आपको आंसर में ज़रूरी है कंसाइजनेस, वहाँ पे आपको ज़रूरी है ब्रेविटी, वहाँ पे आपको ज़रूरी है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। ये यूपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखी हुई चीज़ें हैं। तो यूपीएससी आपके आंसर में क्या देखना है, देखेगा कि वेदर यू आर इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैनर और नॉट। कंसाइजनेस, उगस पाला नहीं लावायचं, अननेसेसरी जो है एक मुद्दा और उसके लिए जो है एक एक पेज आप वहाँ पे जो है डिटेल में लिखते जा रहे हो। नो, हाँ, अगर प्रश्न एक्सप्लेन है तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा, बट अलग अलग एंगल से एक्सप्लेन करना होगा। एक ही चीज़ को जो है जस्ट बताने के लिए कि मैंने तो जो है 10 पेज लिख के आया, 10 पेज लिखने के बाद में भी जो है आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन एक पेज लिखने के बाद में भी जो है आपको 10 मार्क्स वहाँ पे मिल सकते हैं। सो डिपेंड्स कि एग्जैक्टली वो कीवर्ड्स। सो कंसाइजनेस, ब्रेविटी, ब्रेविटी मीन्स थोड़क्यात। तो इसके लिए व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछा है, दैट्स व्हाई आई रिपीटेडली से कीवर्ड्स। Those keywords must be highlighted in your answer. Automatically it gives an impression
दैट योर आंसर इज कंसाइज इन ब्रेविटी. सो अननेसेसरीली बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है. आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में भी लिखोगे और वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड प्रश्न के अनुसार आ जाएंगे तो आपको जो है एडवांटेज वहां पे मिलेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन. एग्जैक्टली क्या पूछा है, क्या लिखना है और टॉपिक कौन सा है, इसके बारे में आपके मन में कंफ्यूजन नहीं. यू आर एब्सोल्युटली क्लियर. दैट्स व्हाई पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड सिस्टमैटिकली अगर आप लिखते हो तो यू विल गेट एन एडवांटेज. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूपीएससी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हमें ध्यान में रखना है conciseness, brevity and clarity of expression. These are the three keywords as far as UPSC mains examination answer writing is there. Okay, so with these words I think we should stop here. This was one of the very important lecture. UPSC मेंस की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 18 शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है. या आप जो है अच्छी तरीके से फिर से एक बार इस लेक्चर को देखो, अच्छी तरीके से समझो. ये सारे पॉइंट्स मैंने जो बोले हैं उसको जो है आपके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिख के रखो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कभी आपको यूपीएससी मेंस के आंसर्स लिखना है, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इन चीज़ों को ध्यान में लेते हुए ही उस प्रश्न का जो है इंटरप्रिटेशन आप करो और उसके बेसिस पे आप आंसर लिखो. राइट. सो विद दिस वर्ड्स आई होप you have understood whatever discussion we have done related with the preparation of UPSC mains examination. exactly क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है, उन 18 शब्दों के साथ जो है क्वेश्चंस का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करने की मैंने आज के लेक्चर में कोशिश की. ओके, सो विद दिस वर्ड्स थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू.